सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो भाग हम अपलोड कर चुके हैं, तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हरियाणा के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए आपके लिए ये तैयारी की करवाई जा रही है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? वो भागना पड़ा था कन्नौज की लड़ाई के बाद। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ना, वो 1540 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपका हाजी बेगम ने। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मिर्न मिर्जा गियास था। मकबरे के और चारों ओर जो बगीचे का निर्माण इस बगीचे में जो है किया गया है, यह इस मकबरे की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे आपके मिर्क मिर्जा गियाथ। आगे बढ़ते हैं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो वो की थी उसने शेरशाह की। यानी कि मेधावी जो राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले ही शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर की जो वर्ष की आयु थी, किस आयु में सम्राट बना था? तो वो बना था 13 वर्ष की आयु में। इसके बारे में जान लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर और सूर को समाप्त करने में जो है संलिप्त था। और उस अवसर पर बैरम खान ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर जो है इसका राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को। अकबर को मुगल बादशाह जो है घोषित किया गया। और उस समय अकबर की मृत्यु 13 वर्ष 4 महीने थी। आगे बढ़ते हैं। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो वो थी आपके 13 वर्ष। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोह के खिलाफ युद्ध कर रहा था। और उसके फौज की जो कमान संभाले हुए था कौन था? वो मुगलिया था। और कलानौर में एक ही मात्र 13 वर्ष की आयु में और 4 महीने की उम्र में उसने सिर पर मुगल वंश का ताज रख दिया था। और इसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच। आगे बढ़ते हैं। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ना, वो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। और इसका साथ दिया था बैरम खान ने अकबर का। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वो दोस्तों बंदायूनी ने किया था। किसने किया था? बंदायूनी ने। अकबर के आदेश के महाभारत के विभिन्न भागों को फारसी में रमजनामा नामक से अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बंदायूनी, नकीब खां फैजी आदि ने विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो वो किया था आपका बंदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। बंदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। वह बंदायूं का रहने वाला था। उसने मुतंख खब उल तवारिख नामक पुस्तक की जो है ग्रंथ की रचना की थी। वह एक कट्टर मुसलमान था। उसने प्रत्येक चीज को सरा के तराजू पर रखा था। किसने अकबर की सेना का जो है कथा लिखी थी? तो लिखी थी अबुल फजल ने। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री और उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उनमें अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक 3 खंडों में जो बटी हुई है। और इसका अंतिम तीसरा खंड जो है आईने अकबरी है। कौन सा है? आईने अकबरी। अबुल फजल ने पसंतर का फारसी अनुवाद जो है अनवार रेज सुहेली के नाम से किया था। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके अबुल फजल। इसके बारे में हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वो था आपका हरिविजय। हरिविजय सूरी नामक व्यक्ति जो है प्रसिद्ध जैन विद्वान अकबर का सम्मान करता था। अकबर जो है इसका बहुत सम्मान करता है। हरिविजय सूरी अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। और मुगल दरबार में यह एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रदान की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही
बनाने वाला मूल उद्देश्य क्या था? तो वो था आपका विश्व बंधुत्व। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो किसके बीच में लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी आपकी अकबर और राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1576 में हुआ था। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इस परिणाम जो है मुगल सेना के पक्ष में रहा। यह है परिणाम राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रणाली जो है किसने आरंभ की थी? तो वह की थी आपके अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, जिसने अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ कर दिया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट बनाया गया जो है जो एक पद प्रदान किया जाता था, और जो शाही सेना में होते थे उसके दिए जाने वाले पद को जो है मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नीति के चंगेज खान ने दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो वो किया था आपका अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था आपका अकबर ने। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी अकबर ने करवाया था। ये अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 में एक राजमहल किले का निर्माण करवाया, और यह 8 वर्षों से बनकर तैयार हुआ। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने-आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बिरबल कोठी आदि जो है प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो वह क्या नहीं है? मरियम पैलेस। बाकी सब है। पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, मोती मस्जिद है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज जमानी महल और फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली आगरा किले में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा एक दर्शनीय स्मारक है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो वो करता था आपका इबादत खाना में। इसके बारे में जान लेते हैं। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में हुई थी। इबादत खाने में उसकी धार्मिक परियोजनाएं गुरुवार को सायंकाल होती थी। 1578 ईस्वी में उन्होंने इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया था। प्रारंभ में यह केवल मुसलमानों तक सीमित रहा, बाद में यह हिंदुओं, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों में भी खोल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग नगर को अहमदाबाद अल्लाह का जो नगर है किसने दिया था? वो दिया था आपका अकबर ने। प्रयाग नगर में इलाहाबाद अल्लाह का नाम जो है मुगल शासक अकबर ने दिया था। यह अकबर ने गंगा यमुना नदी के दो तट पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसे इलाहाबाद किला कहते हैं, जो आज भी विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिडेंट कौन था दोस्तों? वो तो आपका बैरम खां, यानी कि बैरम खां इसका संरक्षक था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक जो है बैरम खां था। पानीपत के दूसरे युद्ध में जब 1556 में हुआ था जो, उसमें बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना के हेमो के नेतृत्व वाली अफगान सेना को जो है हरा दिया था, और 1556 से 1560 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा, जब तक अकबर बड़ा नहीं हो जाता। अकबर का अभिरक्षक कौन था दोस्तों? तो वो था आपका बैरम खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो वो क्या था? अकबर ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने ना 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, और अकबर ने ना 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना जो है पुनः प्रारंभ कर दिया था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 1/3।
इसके बारे में जान लेते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया। अकबर ने अपने शासक में 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दहसाला नामक नई प्रणाली को आरंभ कर दी और मुगल कालीन राज व्यवस्था को स्थायी रूप से जो है प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। अकबर का प्रसिद्ध जो है राजस्व मंत्री कौन था, तो वो था आपका टोडरमल। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, वो था आपका अकबर के। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था जो है पुनः निर्धारण 1570-71 में की गई। ईस्वी में जो मुजफ्फरपुर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर जो नगद रूप में वसूल की जाने वाली जो राशि है ना, वो पिछले 10 वर्ष तक का औसत निकालकर उसका जो है 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित कर दिया, जिसे दहसाला या मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। आईने दहसाला जो है व्यवस्था को जो है टोडरमल ने बंदोबस्त भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों, वो था रामतनु पांडे। इसके बारे में जान लेते हैं। अकबर के दरबार में सबसे पहले प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम जो है मुकुट पांडे था। इसका गांव जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था और तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। दीन इलाही एक नया धर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो किया गया आपका अकबर के द्वारा। दीन इलाही नामक नया धर्म जो है अकबर द्वारा शुरू कर दिया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही जो है इसका प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल में इसका जो है पुरोहित था। आगे बढ़ते हैं। कौन दीन इलाही का सदस्य बना था, तो वो बना था आपका राजा बीरबल। अकबर के एकमात्र दरबारी जिन्हें दीन इलाही को स्वीकार किया था, तो वो भी था आपका बीरबल। कौन सा व्यक्ति जो है निरक्षर था, जो तो वो था आपका अकबर जो है अनपढ़ था। मुगल शासकों में केवल अकबर ही जो है अनपढ़ था, जबकि जहांगीर शाहजहां औरंगजेब सब के सब शिक्षित थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें सही जोड़ा कौन सा है दोस्तों, वो है आपका सी, बैरम खां जो है अकबर का समकालीन था यानी उसका संरक्षक था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। 1556 ईस्वी में जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ ना, तो उस समय उसके सेनापतित्व के रूप में मुगल सेना ने हेमूम के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय माना जाता है, वो माना जाता है अकबर को, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय माना जाता है। इसे हिंदी भाषा का ही ज्ञान था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ ना, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो वो था आपका अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, रानी एलिजाबेथ का जब के समय की बात है ये, उस समय भारत का मुगल सम्राट जो है अकबर था। कौन सा अकबर द्वारा अब जो है अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था, तो वो था आपका एकता प्रणाली। साथियों, दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया गया और आरंभ किया गया। एकता प्रणाली प्रथा की शुरुआत सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने कर दी थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो वो लिखी अकबर के काल में। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में जो है रामचरितमानस की रचना की आरंभ की। और मुगल शासक जो है अकबर का शासनकाल जो है साथियों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी, ये फिर से आ गया अकबर के काल में। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का अर्थ क्या है दोस्तों, जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में ना बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद और जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि जो है दान कर ली थी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी, वो थी आपके जहांगीर की। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उसका मूल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां ने जो है नूरजहां गुट का जो है निर्माण कर दिया था। किन मुगल सम्राटों ने ना स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो थी आपकी बाबर ने, बाबर और जहांगीर।
बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा लिखी और जहांगीर ने अपनी फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासन में ना 16 वर्षों के बाद ना इसका इतिहास मोतमिद खान ने लिखा था। चित्रकारी किसके शासन काल में जो है उच्च स्तर पर थी, तो वो थी आपके जहांगीर के काल में। इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल सम्राटों ने जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार जो है आका रियाज के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन और मंसूर। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के तत्काल राजा जेम्स द्वारा प्रथम जो है जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था, तो वो भेजा था आपका जॉन हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक यानी 3 वर्षों तक रहा। सम्राट जहांगीर ने 400 मनसबदारी का पद प्रदान की। किस मुगल शहनशाह ने तंबाकू का प्रयोग का निषेध किया था, वो किया था आपका जहांगीर ने। लोक कल्याण के कार्यों में संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। इसमें शराब व अन्य जो मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण प्रतिबंध लगा दिया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाता, तो वो कहलाता शाहजहां। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के जो गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। किस मुगल शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो वो की थी आपके शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी जो है शाहजहांबाद की दिल्ली में नींव डाल दी और नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में जो कौन ले गया था, तो वो ले गया था आपका फारसी आक्रमण नादिर शाह। और यहाँ से है ना एक जो है हीरा ले गया था, गोलकुंडा खान से निकाला गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फारसी आक्रामक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद सारंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर जो है आक्रमण कर दिया था और वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त जो है तख्ते ताउस ले गया था। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो है किसने जो है मुगल भवन में रखा गया था, तो वो गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ विश्व प्रसिद्ध जो तख्ते ताउस रखा था। मोती मस्जिद इसमें किसके नगर में स्थित थी, वो थी आपके आगरा में। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके बारे में जान लेते हैं। किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था, वो कर दिया था शाहजहां को। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 ईस्वी में ना उसके चारों ओर बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर जो प्रतिबंध लगा था, वो लगा था आपका औरंगजेब ने। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है। वह संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि शरीयत में संगीत को जो है बुरा माना जाता है। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है, वह जाना जाता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब को ना कुछ दूसरों पर जो कुछ दूसरों पर लागू करना था, वो उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन पर नैतिक स्तर ऊंचा था। वह अपने युग में प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में जानते थे। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था आपका मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के रूप में 63 वर्षीय मुअज्जम जो है विजय रहा। बहादुर शाह के नाम से जो है सम्राट बना और उसने 1707 से 1712 ईस्वी तक जो है अवधि के शासन पर शासन किया। उसने शाह बेखबर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, शाह बेखबर। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, तो वो थी आपकी फारसी।
मुगल शासकों की दरबारी भाषा अथवा राजभाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विवाद में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपका शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी के भांति जो है शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नाम एक नगर की स्थापना की। 1648 ईस्वी में ना उसने वहाँ एक सुंदर जो वैभवपूर्ण भवन का निर्माण करवाया, उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है आपका औरंगाबाद में, और औरंगाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण जो है बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में जो है 17वीं शताब्दी में करवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुगल भवनों में से किसे अन्य विशेषता बताई जाती है वह लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है? तो वह आपकी ताजमहल। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। यह अकबर आकार में जो है वर्गाकार है। इसका निर्माण जो है पूर्ण संगमरमर के से किया गया है। अब ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया आपका शाहजहां द्वारा। समुद्र तल से 171 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद इस मकबरे का जो रूपांकन है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यह इंपॉर्टेंट है। यह मुगल वास्तु शैली की निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह आपका डी आपका आंसर गलत हो जाएगा। बाकी यह एक भव्य मकबरा है। यहाँ इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित हैं। इस पर उत्कीर्णन का कार्य जो है अमानत खां सिराजी ने किया था। इसका नाम ताजमहल के द्वार पर एक अंत्य उत्कीर्णित है, किंतु कारीगरों के नाम पर जो है इसका उत्कीर्णित नहीं है। अब हमें सही मिलान करना है। तो वह आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया। पुराना किला जो है शेरशाह ने बनवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी आपकी 17वीं सदी में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर उसे चबूतरे पर स्थित है, जिसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से पूर्वी द्वार जो है प्रवेश द्वार पर बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था और अन्य 2 प्रवेश द्वारों पर सामान्य प्रजा जो है आया करती थी। अब शेरशाह के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। शेर खान ने जो है 14 अगस्त 1539 में कन्नौज को हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था, वो था हुमायूं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, और सासाराम पड़ता आपका बिहार में। किसी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था जो दिल्ली पर अधिकार करके अपना राजवंश स्थापित किया था? वो क्या था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। आगे बढ़ते हैं। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 के क्रम से 2 स्थानों पर पराजित किया था। तो वह क्या था? चौसा में और कन्नौज के युद्ध में। शेर खान हुमायूं को 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज का युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान भारत 1 रुपये का सिक्का जो है जिसे हम टकसालित किया जाता था वो था आपका शेरशाह सूरी। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का डाल दिया गया और शेरशाह की मुद्रा जो है व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने अपने पुराने घिसे पेटे सिक्कों के स्थान पर जो है ये शुरू में चांदी का रुपया यानी कि 108 ग्रेन और तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन चलाया गया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी
और शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम जो है पद, अरबी और नागरी लिपि में अंकित होता था। आगे चलते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है पंजाब में किसके साथ जोड़ती है, तो वो जोड़ती है आपकी बंगाल के साथ। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी, तो वो हुई थी आपकी कालिंजर में। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोली विस्फोट ने शेरशाह के 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय उसका नाम जो है आग्नेय शास्त्र जो है चला रहा था। अब मराठा शक्ति के बारे में जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है 1674 से 1680 तक इसका शासनकाल रहा था। यह किस वंश के शासक थे, मराठा वंश के शासक थे। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति शिवाजी का ताज पहनाया गया, 1674 में। छत्रपति शिवाजी का 1680 से 1688 ईस्वी तक है किस वंश का जो था, वह मराठा वंश का। आगे बढ़ते हैं। किसने गुरिल्लाई के युद्ध में तरीकों की शुरुआत की थी, वो की थी शिवाजी ने। भारत में मुगल सम्राट को खत्म करने के लिए एक बड़ी सीमा जो आश्रय किसे जाता है, वो जाता है आपका मराठा शक्ति को। पुणे कभी किसकी राजधानी था, तो वो था पेशवा की। आगे बढ़ते हैं। एक हिंदू संत थे, कौन थे, जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, वो थे गोरा कुंभार। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी थी, जो है भगवद गीता पर एक कमेंट्री है। आगे बढ़ते हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था, मराठे पराजित हुए थे। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस जो है किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे, मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की जो देखभाल करने वाला अधिकारी था वो था आपका पाटिल। आगे बढ़ते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, तो वो था आपका बालाजी जनार्दन भानु। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का गुरु कौन होता था, तो शिवाजी का गुरु होता था ना, वो होता आपका रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी माता जीजाबाई और संरक्षक शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। इसके गुरु का नाम जो है समर्थक रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था, तो वो लड़ा था आपका शिवाजी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में ना औरंगजेब ने कछवाहा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि जो है 1665 में कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब में किसको भेजा था, तो ये भेजा था आपको राजा जय सिंह। अब इसके आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था, तो शाइस्ता खान को भेजा गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को जो है दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया गया और शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों पर किलों को जीतने की सफलता पाई गई। परंतु 1663 ईस्वी में ना शिवाजी ने रात्रि में अपना समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मारा गया। शिवाजी ने कितनी बार जो है सूरत को लूटा था, वो लूटा था आपका 2 बार। छत्रपति शिवाजी ने 1627 से 1680 ईस्वी में ना सूरत को 2 बार लूटा था। प्रथम बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। आगे बढ़ते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी जो है जिसका नाम था ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। आगे बढ़ते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी के दूसरे नाम से गद्दे पर बैठाया गया और मुगलों ने स्वतंत्रता हेतु जो है संघर्ष जारी रखा। जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो होता आपका 1674 में। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा
भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ। 18 जून 1674 को इसकी माता जिज्जाबाई का जो है निधन हो गया और तांत्रिक विधि द्वारा दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो तो आपकी रायगढ़। यूरोपियन शक्ति पहचाननी हमें जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो वह शिवाजी के पास ना एक छोटा तोपखाना था जिसमें 200 तोपें थी और उसमें फ्रांसीसी, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से खरीदी गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो वह कहा जाता बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था और यह लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वो था आपका बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के जो पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 61 तक रहा था। आगे बढ़ते हैं। पेशवा का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य के पेशवा में बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को पेशवा व्यवस्था का जो संस्थापक माना जाता है। जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस समय अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा डिटेल से। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का जो शासक था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था आपका सालाबाई संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में मराठा के कारण जो मराठा आपसी में झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी थी। 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि द्वारा जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए और अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवाई काल में समाप्त की गई थी? वो की गई थी आपकी बाजीराव द्वितीय काल में। एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उसकी इच्छा न रहने पर 13 जून 1817 को पूना संधि पर हस्ताक्षर करवा दिए थे। इस संधि में पेशवा को मराठा संघ की जो प्रधानता छोड़नी पड़ी। आगे बढ़ते हैं।